हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल हम क्या कर रहे हैं अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे, जो एलटी का हमारा पार्ट 1 है, यानी जो 50 नंबर का आना है पैडागॉजी, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। और जो फर्स्ट यूनिट का जो हम क्या था, दूसरा टॉपिक था प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मैटिज्म, ठीक है, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। आज दोस्तों हमारे पास क्या है, प्रयोजनवाद का आखिरी टॉपिक है, थोड़ा सा ही होगा, 2-4 मिनट का टॉपिक होगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रयोजनवाद पर विगत वर्षों में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रयोजनवाद का जो आखिरी टॉपिक यानी प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। योजना पद्धति प्रयोजनवाद की देन है। योजना पद्धति का विकास किलपैट्रिक के द्वारा किया गया है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, जो क्या है योजना पद्धति है, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, किसके प्रयोजनवाद के सिद्धांत के आधार पर आधारित है। और दूसरा यहाँ से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो योजना पद्धति और योजना पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया था, किलपैट्रिक के द्वारा किया था। आपका ये सीटेट और यूटेट में भी आपने काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि योजना पद्धति का विकास किसके द्वारा किया, या योजना पद्धति की खोज किसने की, किलपैट्रिक ने की। अब जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि योजना पद्धति कौन सी फिलॉसफी से संबंधित है, कौन सी फिलॉसफी से संबंधित है योजना पद्धति, आपकी संबंधित है ये प्रयोजनवाद से। अब देखिए दूसरी बात इसने क्या कही, जिसका आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। परंपरागत, रूढ़िगत तथा कठोर विधियों व विचारों को शिक्षा में न लाकर लोचदार और परिवर्तनशील शिक्षा ही परिवर्तनशील एवं लचकदार समाज की रचना करती है। यानी जो प्रगतिवाद का जो आधुनिक शिक्षा में योगदान है वो क्या कहता है, इसने क्या करा है, शिक्षण विधियों को क्या बनाया इन्होंने फ्लेक्सिबल बनाया, ठीक है। क्या बनाया, लोचदार। लोचदार अर्थ कहने का क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल बनाया, ठीक है। जैसे कि अब आपको पता है जो हमारे पास NCF 2020 आ गई, यानी ठीक है NEC 20 न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP आ गई है, जो NEP 2020 आ गई है। तो अब वहाँ पर क्या कर दिया गया, वहाँ पर जो शिक्षण है हमारा उसको और लोचदार बना दिया गया। लोचदार बनाने का अर्थ क्या है, बालक को अधिक से अधिक क्रियाविधियों द्वारा सिखाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आपका अब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है जो उसका पढ़ने का मन हो, जो उसके पढ़ने का मन। अर्थात जैसे पहले तो क्या होता था आपके पास, अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले ली तो आपको साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अब आप क्या कर सकते हो, साइंस स्ट्रीम का आप कोई भी स्ट्रीम से आपका मतलब नहीं, आपको जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, उसके साथ आपको क्या पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपने ज्योग्राफी ले ली, उसके साथ आपको पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी ले ली। यानी अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने कर दिया है NEP 2020 में क्या कर दिया है, आपका जो हमारा वर्ग थे, यानी कि साइंस ग्रुप, आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, इस तरह के ग्रुप भी खत्म कर दिए हैं। अब बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट बच्चा अपने हिसाब से चूज कर सकता है, अपनी रुचि के हिसाब से। तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या देखा जा सकता है, जो हमने क्या पढ़ी थी ठीक है, जो हमने पढ़ा था प्रयोजनवाद, तो प्रयोजनवाद का यही अर्थ है, क्योंकि प्रयोजनवाद क्या कहता था, हमें कठोर विधियां नहीं अपनानी चाहिए, है ना, विचार और परंपरागत, रूढ़िगत, ये सब चीज़ें हैं जो मतलब जो पुराने समय से चली आ रही हैं, उन सबको छोड़कर कुछ नई चीज़ें अपनानी चाहिए। और हमें क्या बनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा सिलेबस, और पढ़ाने की विधियाँ भी क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। यानी कि आप बच्चे को क्लास में बैठ के पढ़ा रहे हैं, बच्चा बोर हो रहा है ना, तो इन सब चीज़ों को क्या किया है, इन सब चीज़ों को आधुनिक शिक्षा में किसके द्वारा लाया गया, आपके प्रयोजनवाद के द्वारा लाया गया। अब देखिए अगला क्या है, ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि अमेरिका में कौन सी शिक्षा का प्रचलन है, तो अमेरिका में कौन सी शिक्षा का प्रचलन है, आपका प्रयोजनवादी शिक्षा का प्रचलन है। अब देखिए जो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, इसमें क्या है, जो शिक्षक होता है निर्देशक की भूमिका में होता है। किसकी भूमिका में होता है, निर्देशक की भूमिका में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्या था आपका, जो हमने प्रकृतिवादी शिक्षा पढ़ी थी, तो प्रकृतिवादी शिक्षा में क्या था, शिक्षक की भूमिका क्या थी, शिक्षक की भूमिका क्या थी, गौण थी। क्या थी, शिक्षक की भूमिका गौण थी। लेकिन जो हमारे पास कौन सी आती है, प्रयोजनवादी शिक्षा व्यवस्था आती है। प्रयोजनवादी शिक्षा व्यवस्था में क्या होती है, शिक्षक की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। और कैसी होती है, यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका होती है क्या होती है, निर्देशक की होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है वहाँ पर क्या होती है, जो शिक्षक होता है, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है,
होता है, वातावरण का निर्माण करना होता है। वातावरण का निर्माण तो प्रकृतिवाद में भी करता है, यहाँ पर भी वातावरण का निर्माण करता है। साथ ही साथ बच्चे को क्या करता है, विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करवाता है, और साथ ही साथ जिस वातावरण में हमें या जिस प्रकार का हमें बच्चा बनाना है उस प्रकार की क्रियाओं को उसको सिखाता है, उसका निर्देशन करता है। तो यानी आपसे पूछा जाता है कौन सी शिक्षण विधि में, ठीक है, या कौन सी फिलॉसफी में जो शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक की भूमिका होती है, तो कौन सी है, प्रयोजनवाद में होती है। अब देखिए, शिक्षा छात्र केंद्रित हो तथा आधुनिक समाज में भी वह प्रगति की ओर उन्मुख हो। यानी ये क्या कहता है, जो प्रयोजनवाद आज वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा है वो अध्यापक केंद्रित ना होकर कैसी केंद्रित है हमारे पास, छात्र केंद्रित। यानी छात्र को क्या माना जाता है, हमारी पढ़ाई का हीरो माना जाता है। यानी उसी को ध्यान में रखकर हर चीज़, हर विषय का निर्माण किया जाता है। यानी बालक की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। बालक के लिए जो क्या होती है, शिक्षण विधियाँ अच्छी होती हैं, यानी जिसमें बालक अधिक से अधिक सक्रिय होते हैं, उन शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हो गया, जो हमारा दूसरा टॉपिक था क्या था, प्रयोजनवाद। वो प्रयोजनवाद अब हम खत्म कर चुके हैं। अब देखते हैं हम हमारे पास प्रयोजनवाद से विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन तथा उनके क्या क्या आंसर होंगे। अब मैं आपको डिटेल में सारे बता चुका हूँ, उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन है जितना भी मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया है। अब देखते हैं, आप लगाइए कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, और नहीं हो रहे तो आप, मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया आप पीछे जाकर वो सारा देखिए, सारा का सारा वहीं से आपके क्वेश्चन आंसर, हाँ कुछ अलग होंगे या जो छूट गया होगा तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि ये अलग है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, आधुनिक युग में प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। क्या बोल रहा है, आप प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए, जो प्रयोजनवाद शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था आपका, ये किया था आपका, ठीक है, C.S. पियर्स ने। किसने किया था आपका, ये C.S. पियर्स ने। आपको याद होना चाहिए था किसने किया, क्या है, किसने किया इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया है आपका पियर्स ने। किसने किया है, पियर्स ने। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका B, ठीक है। प्रयोजनवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है, C.S. पियर्स ने किया है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप याद करिए, साथ ही साथ पीछे जाकर वीडियो देखिए, मैंने वहाँ बताया है। अब देखिए, जो 78वां मतलब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सारे प्रयोजनवाद से रिलेटेड है। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जब ये हमारा सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी उसके बाद इन सारे टॉपिकों को हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 100-150 के आसपास। चलिए देखिए, प्रयोजनवाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो प्रयोजनवाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया थे, मैंने आपको 2-3 बार बताया है, किसको जाता है, विलियम्स जेम्स को जाता है। किसको जाता है, विलियम्स जेम्स को जाता है। तो प्रयोजनवाद को लोकप्रिय बनाने के श्रेय विलियम्स जेम्स को जाता है। और पहली बार प्रयोजनवाद शब्द प्रयोग किसने किया, पियर्स ने किया, ठीक है, C.S. पियर्स ने किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रयोजनवाद के प्रकार में शामिल है। मैंने आपको प्रयोजनवाद के प्रकार पढ़ाए थे, है ना। तो क्या क्या बताया था मैंने आपको, वहाँ पर मानवतावादी प्रयोजनवाद बताया था, ये भी है आपके पास, है ना। अगला क्या बताया था मैंने आपको, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद बताया था, ये भी है। जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद बताया था, ये भी है। यानी ये तीनों के तीनों ये क्या है, ये सभी क्या है, प्रयोजनवाद के प्रकार हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रयोजनवाद के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है, मैंने आपको बताया था। और वहाँ पे अलग अलग प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है ये भी मैंने बताया था। और वहाँ से, ठीक है, एक और, ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रयोजनवाद थे हमारे पास, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, शिकागो संप्रदाय का संबंध निम्नलिखित में से किस में है, ठीक है। शिकागो संप्रदाय का संबंध निम्नलिखित में से किस में है। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये क्वेश्चन क्या है, जब अगर आपके पास पेपर में आता है तो आपको आसानी से उसको कर पाओ। देखिए, जो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दोस्तों जो छूट जाती हैं, मैंने हालांकि कोशिश तो ये की आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे, मैंने इसलिए उसको डिटेल में पढ़ाया है, पर फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो उन जो चीज़ें छूट जाएंगी उनको हम इसी तरह के क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करें, शिकागो संप्रदाय का संबंध किससे है। तो जो शिकागो संप्रदाय का संबंध है वो किससे, जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद से है। इसका उत्तर क्या होगा, जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद से। किससे है, जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद से है। चलिए अब अगला चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधनवाद की संज्ञा किसे दी जाती है। साधनवाद की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद,
मानवतावादी प्रयोजनवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है जो साधनवाद की संज्ञा दी जाती है किसे दी जाती है, आपकी जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद को दी जाती है। किसे दी जाती है, जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद, यानी इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर ए होगा। अच्छा, अब चलिए अगला चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास प्रयोजनवाद के सिद्धांत में शामिल है। मैंने आपको प्रयोजनवाद के सिद्धांत बताए थे, है ना। तो प्रयोजनवाद के सिद्धांत क्या क्या है, देखिए, तो मैंने आपको बताया था सत्य परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद ने कहा था बिल्कुल ये सही बात है, सत्य परिवर्तनशील है, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था प्रयोजनवादी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ शाश्वत सत्य नहीं होती चीज़, यानी जो आज सत्य है कल क्या पता वो सत्य ना हो, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप देख सकते हैं। सत्य का निर्माण आधृत होना, ठीक है, यानी जो सत्य है वो कभी भी पूर्ण सत्य नहीं हो, यानी वो हमेशा क्या होता है, बनता रहता है बनता रहता है, जो आज सही है कल वो नहीं भी हो सकता है ना। तो उसको क्या होता है, हम आधृत होना। सत्य की प्रेरणा समस्याएं हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, सीधे सीधे नहीं बताई थी, लेकिन सत्य की प्रेरणा समस्या क्या है, यानी आपके सामने जब कोई समस्या आती तो आप उस समस्या को हल करोगे, और जब आप उस समस्या को हल करोगे तो आपके पास एक नई थ्योरी, नए सिद्धांत बनेगी, ठीक है। यानी क्या हुआ, सत्य की प्रेरणा क्या है, समस्याएं हैं। तो यानी इसका उत्तर क्या होगा, ये चारों के चारों क्या है, सही, ऑप्शन डी होगा। यानी इसका अगर हम बताएं तो तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी जो क्या है प्रयोजनवाद के सिद्धांत है, प्रयोजनवाद के सिद्धांत में क्या आ जाएगा, ये सभी के सभी चीज़ें आ जाएंगी, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करें, प्रयोजनवाद के संबंध में विचार कीजिए। उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है, तो मैंने बताया था उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है, बिल्कुल देता है, ठीक है, प्रयोजनवाद के, ठीक है, सिद्धांत में वहाँ पर आप देख सकते हैं। सामाजिक तथा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास करता है, बिल्कुल करता है। निश्चित लक्ष्य एवं मूल्यों का विरोध करता है, बिल्कुल, है ना। ये क्या बोलता है, कोई भी लक्ष्य निश्चित नहीं होता, लक्ष्य हमेशा बदलते रहते हैं, मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं, तो ये क्या है आपका, ठीक है, ये भी सही होगा। विरोध करता है, अगर बोलता है कि निश्चित लक्ष्य एवं मूल्यों को मानता है तो तब क्या होता है, गलत होता है। लेकिन क्या 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 कह रहे हैं यहाँ पर, आप क्वेश्चन ढंग से समझिए। निश्चित लक्ष्यों एवं मूल्यों का विरोध करता है, बिल्कुल विरोध करता है। कैसे विरोध करता है, क्योंकि मैंने बताया था प्रयोजनवाद क्या कहता है कि कोई भी लक्ष्य निश्चित नहीं होता हमारा। आज जो आपने लक्ष्य निश्चित क्या है, कल वो लक्ष्य आपका बदल जाएगा, यानी जो आज आपके लिए सही है कल वो क्या हो जाएगा, आपके लिए सही नहीं हो सकता है। तो यानी इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर भी हो जाएगा आपका डी, यानी उपरोक्त तीनों क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे जाकर देखिए, डिटेल में पढ़ाया गया आपको सारी चीज़ें। चलिए और आप करते हैं हम आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की सच्ची उपयोगिता यही है कि वह मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, जॉन डीवी का है। किसका कथन है यह, जॉन डीवी का है। ये मैंने आपको बता रखा है, पीछे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु की सच्ची उपयोगिता यह है कि वह क्या हो, मानव जीवन के लिए उपयोगी। यह कथन किसका है, जॉन डीवी का है। इस तरीके से मैंने आपको दोस्तों बहुत सारे कथन बता रखे हैं, है ना, कौन सा कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो इसको और कहाँ पर किस किस के इंपॉर्टेंट कथन है, तो ये सब मैंने आपको पीछे बता रखे, आप देखिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आज हमारा प्रयोजनवाद खत्म हो गया है। अब कल से हम देखेंगे क्या, आदर्शवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म। ठीक है, और पहले हम क्या करेंगे, पूरा आइडियलिज्म डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो अगला है हमारे पास रियलिज्म, रियलिज्म को करेंगे। जब ये चारों चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यानी जितने भी हमारे पास क्या दी थी, फिलॉसफीज दी थी, वो फिलॉसफी खत्म हो जाएंगी, तो उनके बाद हम इन चारों फिलॉसफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी समझ में कोई भी चीज़ ना आई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और यही आपकी जो भी समस्या होगी, समस्या को समाधान करने का कोशिश किया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों।